अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़े थे ड्रग्स एक्ट 1976 और उसका चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था। उसका पहला पोर्शन हमने कर लिया है। अब ये दूसरी वीडियो है हमारी। अब उसके पहली वीडियो जो है आप ऊपर आई बटन से भी क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगी। आप मेरे चैनल पे भी प्लेलिस्ट उसकी देख सकते हैं। उसके अलावा फोरेंसिक फार्मेसी की प्लेलिस्ट भी मैंने अपलोड की हुई हैं, यू कैन चेक देम आउट। और हमने इसको पढ़ा है, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी देखा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, और अमेंडमेंट्स भी देखी हैं कि ड्रग एक्ट में कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो उनके हवाले से भी हमने देखा है। और बहुत ही आसान तरीके से इसको कंसाइज़ वे में गो थ्रू कर रहे हैं। इन पॉइंट्स की मैं आपको कंसेप्ट्स दे देती हूँ। और जैसे कि अब हमने पढ़ना है इसमें गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है? तो यू शुड नो कि गवर्नमेंट एनालिस्ट कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 16 में है। एमसीक्यू वाइज़ आपके लिए बात इंपॉर्टेंट है। अगली बात ये है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। दे में बी फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है? फिर उनको अपॉइंट कौन करता है? फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट को अपॉइंट करेगी फेडरल गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एनालिस्ट को अपॉइंट करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यही वाला सेम पॉइंट आपका जो है ना वो इंस्पेक्टर्स वाले पोर्शन में भी है, जो हमारा आगे सेक्शन 17 आएगा ना इंस्पेक्टर का, उसमें भी फेडरल इंस्पेक्टर्स होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर, और प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं। फिर अगली बात यह है कि उनको कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट, सेल के हवाले से, ठीक है? और यही वाला पॉइंट आगे इंस्पेक्टर्स में भी है। और कहता है कि अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट है तो जब तक वो फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ले लेगा तब तक वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की किसी मामले में हेल्प नहीं करेगा। ठीक हो गया? तो ये उसने बात यहाँ पे भी डिस्कस कर दिया। वाइस वर्सा इसको खुद ही कर लें। आपके फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है, जब तक फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ले लेगा, उससे कंसेंट नहीं ले लेगा, तब तक वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जाके किसी किस्म की हेल्प नहीं करेगा। अब नेक्स्ट है हमारा ड्रग इंस्पेक्टर्स के हवाले से सेक्शन 17। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इंस्पेक्टर जो है वो कौन से सेक्शन में आते हैं, तो ये सेक्शन 17 में आते हैं। और इंस्पेक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्टर्स, पावर ऑफ इंस्पेक्टर, अगला है प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर्स, ठीक है? इंस्पेक्टर्स जो है ये पॉइंट्स वही वाले हैं कि फेडरल इंस्पेक्टर हो सकते हैं या प्रोविंशियल इंस्पेक्टर हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो, कंसेंट लेके फिर काम करेंगे। पावर ऑफ इंस्पेक्टर अगर आप देखें तो इसमें ए टू ई जो हैं वो उसी वक्त जो मिल जाते हैं इंस्पेक्टर को, वो होते हैं। और F2 फर्दर आगे आई थिंक जे तक जा रहे हैं, तो वो जो है ना नोटिफिकेशन आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, या मतलब जो भी रेलिवेंट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई स्पेशल गज़ट नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मतलब कह लो कि ये पावर दी जाएंगी उस इंस्पेक्टर को, और फिर इस पर अमल किया जाएगा। अब पावर नंबर 1 क्या है? अब इंस्पेक्टर, आप अपने जहन में एक मतलब ड्रग इंस्पेक्टर का सिनेरियो ले आएँ कि वो क्या करता है। वो जहाँ जगह जगह जाके फार्मेसीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में क्या करता है, वहाँ छापे मारता है और वहाँ से जो है ना वो सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करता है, और सैंपल की टेस्टिंग की बेसिस पे उन एरियाज़ को सील कर सकता है, और इस हिसाब से, ठीक है? तो पॉइंट नंबर ए जो है हमारा, यानी जो क्लास ए है, क्लास ए में क्या बताया जा रहा है कि जहाँ ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है या कोई टेस्टिंग वगैरह हो रही है, वहाँ जाके उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। फिर अगले पॉइंट में कह रहा है जहाँ ड्रग सोल्ड हो रही है या उसे स्टोर किया गया सेल के लिए, उसे जाके इंस्पेक्ट कर सकता है। अब जो मैन्युफैक्चर या सोल्ड, ये दोनों पॉइंट्स है, वहाँ वाली जो है ना उधर जाके वो ना सिर्फ उनको इंस्पेक्ट करेगा बल्कि सैंपल भी कलेक्ट कर सकता है, ठीक है? सैम्पलिंग कर सकता है। फिर कह रहा है कि उसे जहाँ पे लगे ना कि ऑफेंस हो रहा है, मतलब किसी इंडस्ट्री में, किसी जो है ना वो प्लांट में ऑफेंस हो रहा है, यानी कि कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो वहाँ पे जाके एंटर और सर्च कर सकता है। मतलब वहाँ पे किसी असिस्टेंट से हो सकता है कि पुलिस वगैरह को वो साथ लेके जाए, तो कहता है वहाँ पे एंटर होके वहाँ पे सर्चिंग भी कर सकता है, और उसे कोई मना नहीं कर सकता। अब ये जो मना करेंगे ना उनके लिए आगे पेनल्टीज़ हम देखेंगे कि पेनल्टीज़ हैं उनके लिए, ठीक है? ई में कहता है कि जो है ना कोर्ट में किसी भी गवाह को बुला सकता है कि अब हम गए थे ना वहाँ, हमने जो है ना वो तलाशी वगैरह ली, हमने वहाँ पे असासे ज़ब्त किए, तो आके जो है ना आप इस बारे में गवाही दें। ठीक हो गया। अब एफ में वो कहता है कि ड्रग्स के अलावा भी चीज़ें वो सीज़ कर सकते हैं, जैसे वो रजिस्टर्ड कैश मेमो, इनवॉइस बिल वगैरह, जो उसे लगता है कि सबूत अच्छे होंगे, ठीक है, कि एविडेंस के तौर पे वो इस्तेमाल हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को भी वो कन्फिस्केट कर सकता है, वो उनको भी सीज़ कर सकता है। उसके अलावा कह रहा है कि ऐसे काम या ऐसे कंट्रावेंशंस, ऐसे जो कानून जो है ना वो शिकनी, जो कि रीमीडिएट हो सकती है, ठीक है? यानी कि जो कह लो नॉन कॉग्नाइजेबल है या सवियर नहीं है, बहुत ही हल्की फुल्की अगर किसी से गलती हो जाती है, तो उस केस में वो नहीं सीज़ करता। वो क्या करता है, उसको सिर्फ एक नोटिफिकेशन दे के कहता है भाई बस आप जो है ना वो उसे वार्न कह लो कर देता है, ठीक है? वार्न कर देगा उसको, मतलब कह रहा है रिटर्न में दे देगा कि जब तक आपने जो है ना ये डिफेक्ट ठीक नहीं ना करना, तब तक आपने जो है ना वो ड्रग को बेचना नहीं है। उसके अलावा कह रहा है कि अगर उसे ज़रूरत पड़ जाती है कि कोई दूसरा बंदा आके स्टेटमेंट दे, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करे या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो हम एक रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। वो कौन सा एक्ट है हमारा?
वो एक्ट है हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो ये पॉइंट भी आपको एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है, कि वो आपसे पूछता है कि सिविल प्रोसीजर कब था, वो 1908 में था, ठीक है। उसके सेक्शन 132 और 133 जो हैं उसके अकॉर्डिंग अपना वो वाला काम कर सकता है। उसके अलावा कह रहा है कि वो किसी भी एरिया की लॉक और सील कर सकता है, ठीक है, जहाँ पे उसको मुनासिब लग रहा हो उसको लॉक और सील करेगा। और अब वो जो उसने जो है ना मतलब किसी भी बंदे के ऊपर ऑफेंस का इल्ज़ाम आ गया, ठीक है, तो उसका जो है ना सील किया गया या उसे कहा गया कि अभी तुम्हारा जो है ना वो आगे एविडेंस गया हुआ है, टेस्टिंग वगैरह के लिए तुम्हारे सैंपल गए हुए हैं, तो तब तक वो अपने स्टॉक को ना तो वहाँ से रिमूव कर सकता है ना डिस्पेंस कर सकता है, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, कहते हैं 2 हफ्ते से तकरीबन 3 महीने तक ये दुरानियाँ चल सकता है कि वो मतलब ना उसको बेच सकता है ना उसको अपने स्टॉक को वहाँ से उठा सकता है। तो ये डिपेंड करेगा अथॉरिटी से, वो परमिशन लेगा इंस्पेक्टर जो है, मतलब जो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है या सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड, रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ये हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो कह रहे अथॉरिटीज़ से जो है वो परमिशन लेके तो 2 हफ्तों से लेके 3 महीने तक उसका जो स्टॉक है वो वहाँ पे कलो फ्रीज़ किया हुआ रहेगा या बैन सिचुएशन में रहेगा, ठीक हो गया। फिर जनाब आगे यही बताया हुआ है कि F to J से लेके जो भी उसके पावर्स हैं ना, ये तब तक रहेंगे जब तक गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उसको, ठीक है, गवर्नमेंट गजट शाया करती है, बताती है, तो तब जाके वो उसको F से J तक के पावर्स मिलेंगे। बाकी पावर्स E तक उसके पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो 1898 है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। ये जो सिविल प्रोसीजर था ये क्रिमिनल प्रोसीजर था, ठीक है, वो 1908 में है, ये 1898 में है, ठीक है। फिर आगे प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्टर आपसे पूछा जाता है कि मतलब कौन से सेक्शन में आता है, तो सेक्शन 19 में आता है। तो इसमें बताया हुआ है वो तरीका कि जो इंस्पेक्टर है वो किस तरह से सैंपल कलेक्ट करता है, किस तरह से आगे भेजता है, और उसके सारे प्रोसीजर जो हैं, ठीक है। तो कह रहा है इसके सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि जब वो किसी भी सैंपल को लेगा तो उस वक्त जो है एक रिसीट देगा, ठीक है। अब हम ये जब पंजाब एक्ट्स पढ़ेंगे, पंजाब ड्रग रूल जो है 2007, तो उसमें हम फॉर्म्स वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्म नंबर 5 जो होता है ना उसके ऊपर क्या करता है इंस्पेक्टर, मतलब वो लिख के बताता है सारा डाटा उस सैंपल के बारे में, और वो जो रिसीट है वो दी जाती है किसको, जिससे वो सैंपल लिया जा रहा है, ठीक है। कहता है कि सैंपल जो है वो 5 पोर्शन में, लेकिन अब अमेंडमेंट के मुताबिक 4 पोर्शंस हैं, ठीक है। तो वो 4 पोर्शंस में ले रहा है उसका सैंपल, और उन सैंपल्स को जो है वो अच्छे से सील करता है, उन पर अच्छे से मार्किंग वगैरह करता है, और जो बंदा वहाँ मौजूद है जिसके वो सैंपल वगैरह हैं उनसे भी कहता है कि जी आपने लगाने अपने सील वगैरह तो आप लगा लें उसके ऊपर, ठीक है। और अगर वो जगह जहाँ से सैंपल लिया जा रहा है ड्रग वहीं पे मैन्युफैक्चर हो रही है तो सिर्फ 3 पोर्शन बनाए जाते हैं। ये उसके लिए है जो किसी से ड्रग खरीद रहा है, ठीक है, यानी उसका वारंटर कोई और है, इधर वारंटर के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक पोर्शन DTL को यानी ड्रग एनालिस्ट जो है उसको भेजेगा, एक PQCB को भेज देंगे, एक वारंटर को भेज देंगे, और एक जो सैंपल ऑनर है जिससे सैंपल लिया जा रहा है उसको दे दिया जाएगा। इसी तरह से जो 3 पोर्शन है ना उसमें अब वारंटर तो है ही नहीं है, तो मैन्युफैक्चर को एक DTL को एक PQCB को दे दिया जाएगा, इस तरह करके। फिर कहता है कि अगर जो है वो स्मॉल कंटेनर्स में ड्रग मौजूद है और अगर उसको खोलेंगे तो वो डैमेज हो जाएगी, तो 3 से 4 कंटेनर्स ले सकते हैं आप, या जितनी आपको जो है ज़रूरत होती है उसके मुताबिक, ठीक है। जैसे ये बता रहा है कि एक एनालिस्ट को भेज दिया, PQCB को या सेंट्रल लाइसेंसिंग को या रजिस्ट्रेशन, मतलब इनमें से एक को दिया जाता है वारंटर को, अगर वारंटर मौजूद हो, और एक जो है वो उस बंदे को यानी जो मैन्युफैक्चरर था उसको दे दिया जाता है। कहता है कि अगर कोई अडल्ट्रेटेड ड्रग होगी, फिल्थी प्यूट्रिड ड्रग होगी, यानी कि विजिबल है फ्रॉम द नेकेड आई, तो फिर उसको जो है ना सीधा का सीधा ड्रग कोर्ट तक पहुंचाया जाता है, डायरेक्ट FIR ही कटती है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम वो पॉइंट देखेंगे जिसमें PQCB कहता है कि आपको मेरे तक लाने की ज़रूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ड्रग कोर्ट में चले जाओ, ठीक है। तो वो ये वाला पॉइंट है कि जिसमें हद से ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है कि वो फिल्थी प्यूट्रिड ड्रग या विजिबल टू द नेकेड आई है, तो वो उसको जो है ना डायरेक्टली ड्रग कोर्ट को भिजवा दिया जाता है, ठीक हो गया। फिर आगे ये वाला पॉइंट है कि जब कोई खिलाफवर्जी नहीं हुई होती हमारे रूल की, और जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसको मतलब कहीं से गलत रिपोर्ट आई होती है, ज़ाहिर है रिपोर्ट आएगी तो ही वो जाके छापा वगैरह मारेगा ना, तो वो कहता है उस केस में क्या किया जाएगा कि एक तो जो ऑर्डर पास हुआ था उसको रिवोक कर दिया जाएगा, जो स्टॉक उसका सीज़ किया था उसको रिटर्न किया जाएगा, और जितने सैंपल लिए सॉरी जितने सैंपल लिए गए थे उसकी वो पेमेंट भी करेगा, ठीक है, कि मतलब इतने सैंपल 4 5 6 वट एवर जितने भी लिए थे उसको वो पे बैक करेगा। और जब भी वो किसी चीज़ को सीज़ करेगा तो साथ ही अपने बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा कि हाँ भाई मैंने उसका ये वाला असासा जो है ना वो फ़िलहाल ज़ब्त किया है, तो ताकि उसकी कस्टडी हो सके।
फिर आगे कह रहा है कि कहीं अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता तो वो काम सारा फिर कौन संभालेगा? प्रोविंशियल इंस्पेक्टर संभालेगा। फेडरल इंस्पेक्टर काम नहीं कर सकता तो कौन आ जाएगा? फिर प्रोविंशियल इंस्पेक्टर उसकी जगह काम करेगा। अगर प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर है तो वो किसको रिपोर्ट करेगा? पीक्यूसीबी को करेगा। और अगर कोई फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर है तो वो सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को जो है ना वो यानी कि रिपोर्ट करेगा। अब आगे ये है कि अगर कोई इंस्पेक्टर गया है किसी जगह पे, उसने छापा मारा है, तो वहाँ पे जो पर्सन इंचार्ज था उसको वो पूछ सकता है कि हाँ भाई बताओ, ये जो ड्रग तुम सोल्ड कर रहे हो, यहाँ पे सेल पे लगाई हुई है, ये मैन्युफैक्चर कहाँ हो रही है, ठीक है, या इसके अलावा ड्रग कहाँ मौजूद है, तो वो इस चीज़ का बाउंड है, वो उसे ज़रूर बताएगा। अगर वो नहीं बताएगा तो वो ऑफेंस कर रहा है, उसकी पेनल्टी है, ठीक है, पेनल्टी हम आगे पढ़ेंगे। फिर आगे मैन्युफैक्चरर का अगर नाम पूछा तो नाम, पता और उसके दूसरे पर्टिकुलर मतलब उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन वो पूछना चाह रहा है तो वो भी उसको बताना ज़रूरी है, ये भी उसका बाउंड होता है। अगर वो नहीं बताएगा तो ये ऑफेंस है, उसके आगे पेनल्टी भी है। आगे गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो जब टेस्ट वगैरह करता है, उसकी रिपोर्ट आती है तो उसने रिपोर्ट आगे कहता है 4 कापियों में भेजनी होती है, 4 कापियों में भेजता है वो। और 60 डेज़ में इसने काम करना होता है। अगर वो 60 डेज़ में अनएबल होता है कि वो नहीं कर सकता तो अपना रीज़न जो है ना वो भेजता है ड्रग इंस्पेक्टर को लिख के इन राइटिंग, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर को भेजता है। और उस रीज़न की कापी है जो उसने रीज़न भेजी है कि मैं इस वजह से नहीं काम कर सकता, तो वो रीज़न जो है सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड वगैरह को भेजी जाती है आगे के, मतलब आप देख लें कि ये बंदा काम नहीं कर सकता। फिर उसकी जगह जो है किसी और एनालिस्ट को रख लिया जाता है या किसी और लेबॉर्ट्री से काम करा लिया जाता है। ठीक हो गया। अब वो जब 4 फार्में आई हैं ना हमारे पास उसकी रिपोर्ट, तो एक जो है वो इंस्पेक्टर क्या करेगा, एक जो उस बंदे को दे देगा जिससे सैंपल लिया था, एक वारंटर को भिजवा देगा, एक अथॉरिटीज़ को भिजवा देगा, एक अपने पास रखेगा ताकि आगे जो मतलब प्रोसिक्यूशंस वगैरह होनी है, जो उसके ऊपर केस चलना है, तो उसमें एज अ एविडेंस पेश कर सके। अगर आगे आप देखें तो कहता है कि ये जो आई है ना हमारे पास रिपोर्ट, ये कंक्लूसिव होती है, इसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो जिस बंदे का था कह लो सैंपल, वो कहता है कि नहीं मैं इस एविडेंस को नहीं मानता, मुझे दोबारा टेस्ट करवाना है, ठीक है, तो वो उसे 30 दिन के अंदर अंदर जो है ना इन राइटिंग ये मतलब सबमिट करवाना पड़ता है कि मैं जो हूँ उस एविडेंस को एड्यूस कर रहा हूँ। और जब वो हमने पीक्यूसीबी वगैरह को या अथॉरिटीज़ को जो सैंपल भिजवाया था ना, अब वो अपने पास से सैंपल जो भिजवाया गया था उससे दोबारा टेस्ट करवाएंगे। अब जो रिज़ल्ट आएगा ना, अब वो उसको जितना मर्ज़ी शोर डाले, अब ये कंक्लूसिव है, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि वो जो कंप्लेनेंट था, मतलब जिसने कंप्लेन की थी, वो जितना भी खर्चा आएगा ना टेस्टिंग एनालिसिस वो खुद ही भरेगा। और उसके अलावा जो पेनल्टी उस पे लगेगी वो उसके अलावा होगी। अब ये हमने यहाँ तक कर लिया चैप्टर नंबर 2 बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट्स दे दिए हैं। अब जहाँ से अगर आपको समझ नहीं आई, लेट्स सपोज़ अगर समझ नहीं आया, तो आप उसको वहाँ से बैक करके दोबारा सुन सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।